Welcome to CSC classes. Please subscribe the channel, like and share this video. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और डीएस की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स पे। इसमें हम पढ़ेंगे कि सॉर्टिंग होती क्या है एक्चुअल में, एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है सॉर्टिंग के अंदर, जिस पे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सॉर्टिंग टेक्निक्स। पहले बात करते हैं कि सॉर्टिंग होती क्या है, सॉर्टिंग की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग होती है कि अगर हम अपने डेटा को, अगर हमारे पास में कोई भी डेटा है, ठीक है, उसको हम एक पर्टिकुलर मैनर में या फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज या फिर मैनेज करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है क्या, सॉर्टिंग करना। ठीक है, कि हम क्या करें, हमारे पास जो भी अवेलेबल डेटा हो उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर दें, मैनेज कर दें। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, अब बहुत सारी एल्गोरिदम होती है सॉर्टिंग में, जिन्हें एल्गोरिदम्स को क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम। जैसे इंसर्शन सॉर्ट आपने सुना होगा, सिलेक्शन, बबल, मर्ज, क्विक सॉर्ट, ये सब क्या होते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती हैं। ये क्या काम करती हैं कि जैसे हमें जो पर्टिकुलर डेटा है उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर मैनर में या फॉर्मेट में अरेंज करना है, तो उसे किस टाइप से, किस तरीके से हम उसे अरेंज कर सकते हैं, तो वो चीज क्या बताती है, हमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्पेसिफाई करती है। यानी सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या करती है, एक पर्टिकुलर वे बताती है अरेंज करने का डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अब वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। वो ऑर्डर क्या हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, जैसे 1 2 4 5 6 ऐसे क्या ऑर्डर हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम भी हो सकता है, जैसे कि 10 9 8 7 इस टाइप से भी हमारा डेटा क्या हो सकता है, अरेंज हो सकता है। तो सॉर्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और वो ऑर्डर हमारा कैसा हो सकता है, या तो असेंडिंग हो सकता है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर डिसेंडिंग हो सकता है यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। तो बेसिकली सॉर्टिंग हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, एक वे होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे डेटा एलिमेंट्स हैं, उन सबको अरेंज करते हैं या मैनेज करते हैं किस ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। और वो ऑर्डर कैसा हो सकता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। तो ये कहलाती है हमारी बेसिकली सॉर्टिंग। ठीक है, अब जो ये सॉर्टिंग होती है ये अरेंज करती है हमारे डेटा को। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जब हमारा डेटा अरेंज हो जाता है तो उसका क्या हमें बेनिफिट मिलता है, क्या फायदा मिलता है। हम सोचते हैं ना कि ऐसा हम प्रोसेस करते क्यों है। तो सॉर्टिंग से बेसिकली हमें क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, जो दूसरी एल्गोरिथम्स है उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, ठीक है, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। और दूसरा जो हमारा डेटा है वो बहुत एफिशिएंट हो सकता है। लाइक आप एक बात सोच के देखिए कि हमें कहीं सर्चिंग करनी है, हमें कोई डेटा एलिमेंट सर्च करना है 40, और मुझे अगर ये पता है कि मेरा डेटा एक सीक्वेंस में लगा हुआ है, कौन से सीक्वेंस में, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। लाइक पहले अगर आएगा, पहले अगर आ रहा है तो 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो हमें पता होगा कि 40 हमें कहाँ मिलेगा, हमारे राइट हैंड साइड पे मिलेगा, लेफ्ट पे नहीं मिलेगा। मतलब हमारा जो डेटा है उसमें जो सर्चिंग टेक्निक वगैरह होगी, मतलब हमारा डेटा ऑप्टिमाइज हो जाएगा बहुत, मतलब उससे रिजल्ट आना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे फायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं सॉर्टिंग करने के। तो हम बात कर रहे थे सॉर्टिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इस इंपॉर्टेंस ये है सॉर्टिंग की कि जब भी हमें डेटा आइटम को सर्च करना होता है तो वो बहुत ही ऑप्टिमाइज हो जाती है। ऑप्टिमाइज मतलब हमें एक बहुत बेटर तरीके से अपना आंसर मिल जाता है, क्योंकि ये हाई लेवल डेटा होता है। मतलब डेटा एक सॉर्टेड मैनर में है, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी जो डेटा आइटम्स हैं वो अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग या तो घटते क्रम में होंगी या फिर बढ़ते हुए क्रम में होंगी। तो हमें इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेटा आइटम को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर मैं मतलब अगर डेली लाइफ का आपको एक एग्जांपल बताओ, तो हम अपने वॉलेट में क्या करते हैं, अपने ना जो नोट वगैरह होते हैं, हमारे पास रुपीज होते हैं, उन सबको एक पर्टिकुलर मैनर में कई बार अरेंज करके रखते हैं, जैसे 100 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो वॉलेट होता है वो बहुत ऑर्गेनाइज होता है, और जब भी हमें जितने पैसे देने की, जितनी रुपीज देने की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसे बहुत ईजिली दे पाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है। अब देखते हैं और डेली लाइफ के हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम सॉर्टिंग को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, कहाँ वो फायदेमंद होती है।
तो सबसे पहला जो डेली लाइफ का एग्जांपल है वो है हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी। आपने देखा होगा जो टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है उसमें ऐसे नेम ABCD डले हुए होते हैं, और जितने ए से नाम होते हैं, जितने बी से नाम होते हैं, जितने सी से नाम होते हैं, वो सब ए की कैटेगरी में, बी की कैटेगरी में, सी की कैटेगरी में अलग अलग सॉर्ट कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं? ताकि अगर मुझे किसी एक पर्सन जिसका नाम ए से है वो ढूंढना होगा तो मैं ए से उसे बहुत ईजिली ढूंढ लूंगी। लेकिन अगर ऐसा होता, आप सोच के देखिए, अगर ऐसा होता कि ABCD सबके नाम एक साथ लिखे होते, ऊपर नीचे, कहीं पहले बी होता फिर ए होता, तो हमें अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढना होता तो उसमें हमें काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ सॉर्टिंग हमें फायदा पहुंचाती है कि अगर चीजें सॉर्ट है तो हमें पता है सिर्फ इस जगह पे ए नाम के पर्सन है, इस जगह पे बी नाम के पर्सन है, इस जगह पे सी नाम के पर्सन है, तो मुझे जिस पर्टिकुलर अल्फाबेट के पर्सन ढूंढने होंगे मैं उस पर्टिकुलर एरिया में जाके वहां सर्च कर लूंगी। तो इससे हमारी जो सर्चिंग होगी वो बहुत ऑप्टिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा है वो है टेलीफोन डायरेक्टरी। दूसरा है हमारी डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी हम देखते हैं जब हमें किसी वर्ड का मीनिंग देखना होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा उस वर्ड का, अगर ए से है फिर उसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये सॉर्टिंग ही टेक्निक्स है जो हमारी डेली लाइफ में क्या आती है, इंप्लीमेंट होती है। क्योंकि देखिए जो भी डेटा स्ट्रक्चर या हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। तो इसमें सॉर्टिंग में क्या होता है कि प्लेसमेंट के लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग में से बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में, नेट में, IT ऑफिसर के एग्जाम में प्लस प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। वहां पे पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ कि कहाँ पे ये चीजें यूज की जाती है। तो जो सॉर्टिंग है वो बेसिकली हमारा क्या है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी है, डिक्शनरी है, या हम डेली लाइफ में भी जब चीजें अरेंज करके चलते हैं ना एक सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है, तो हमें क्या होती है, चीजों को ढूंढने में, उनका यूज करने में, उनको एक्सेस करने में, अगर मैं कंप्यूटर की बात में बोलूँ, उनको एक्सेस करने में बहुत इजी हो जाती है चीजें। बेसिकली सॉर्टिंग कहाँ पे हमारी हेल्प करती है, सॉर्टिंग हमारी हेल्प करती है सर्चिंग के टाइम पे। अगर आप अपनी कबर्ड भी अरेंज करते हो ना, उसमें भी अपने कपड़ों को सॉर्टिंग करके रखते हो कि यहाँ पे पर्टिकुलर पोर्शन है, ये पर्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है, तो जब आपको उसे सर्च करना होता है ना उस चीज को, तो वो आपको ढूंढने में क्या होती है, आसानी होती है। तो सॉर्टिंग कहाँ पे हमारी हेल्प करती है, वो हमारी सर्चिंग करने में हेल्प करती है। इसलिए आजकल जो डेटा स्ट्रक्चर है या डा में भी जहां भी आता है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की साथ में यूनिट स्पेसिफाई की जाती है। ठीक है, तो जितने भी, जैसे बाइनरी सर्च हो गया जिसमें हम क्या करते हैं, पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं और मिड के लेफ्ट में हम क्या लाते हैं, उससे छोटी आइटम, और राइट में क्या लाते हैं, उससे बड़ी आइटम, है ना। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा एरे होगा उसे क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। किस ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तभी हम क्या कर पाएंगे, बाइनरी सर्च को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई हमें अनसॉर्टेड एरे दिया जाता है बाइनरी सर्च के अंदर, तो हम सबसे पहले उसे क्या करते हैं, उस पर सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट हम उस पर क्या करते हैं, सर्चिंग अप्लाई करते हैं। तो एक ऑप्टिमाइज सर्च यानी एक मिनिमम टाइम में सर्चिंग करने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अप्लाई करनी पड़ेगी हमारी सॉर्टिंग। तो इसीलिए सॉर्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को मैनेज करने। तो ये बात तो हुई हमारी एडवांटेज की कि क्यों हम सॉर्टिंग करते हैं। देखिए हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर क्यों आया, है ना, एरे क्यों आया, ठीक है, हमें कोई रिक्वायरमेंट, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज तब आती है, कब इन्वेंट होती है। कोई पंखा बना होगा, कोई कूलर क्यों बना होगा, जब हमारे पास फैन थे तो कूलर क्यों आए, कूलर इसलिए आए थे कि फैन से हमें उतनी कूलिंग नहीं मिल पा रही थी, हमें और ज्यादा हवा की जरूरत थी, हमें और ज्यादा गर्मी में हमें ठंडी हवा की जरूरत, रिक्वायरमेंट आए थे, तो कूलर आए। उसके बाद क्या हुआ कि वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहा था। हम बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो फिर AC का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब इन्वेंट हुई, जब हमें इनकी जरूरत महसूस होने लगी। ठीक है, तो हमें पता भी है कि जब हमें जरूरत होती है तभी हम इंसान क्या होता है, कोई ना कोई इन्वेंशन करता है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हमें पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में कहाँ पे ये चीजें हमारी इंप्लीमेंट हो रही है। एरे क्यों आई थी, जब हमें एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा को अरेंज करना था। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे एरे की जरूरत आई। डेटा स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत आई, कि हमें पर्टिकुलर डेटा को अरेंज करने के तरीके देखने थे कंप्यूटर के अंदर, ताकि हम उसे इफिशियंटली बाद में यूज कर सके, तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर आया। तो ऐसे ही सॉर्टिंग हमारी आई है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की, कि क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी सॉर्टिंग में यूज की जाती है। ये सब इंटरव्यू पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आता है, तो प्लीज आप इसे पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी बात आती है टर्मिनोलॉजी के अंदर, वो आती है हमारी इंटरनल सॉर्टिंग। इंटरनल, जैसा कि आपको नाम से पता है, देखिए जो भी कोई टर्म बनाई जाती है वो इंग्लिश का जो भी मीनिंग होता है उसी को लेके बनाई जाती है। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, मतलब कि बीच में ही, जो भी हमारा कंप्यूटर, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम के अंदर ही कोई चीज अगर स्टोर हो रही है, कुछ भी जो भी हो रहा है, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, कंप्यूटर के अंदर जैसे चल रही होती है। ठीक है,
तो देखिए हमारी इंटरनल सॉर्टिंग में क्या होता है कि जितना भी हमारा डेटा हम सॉर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, हम उसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर उसकी सॉर्टिंग हो रही है, वो पूरा का पूरा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारी मेमोरी में, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी की बात की जा रही है। मेमोरी जब भी बात की जाती है तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। मतलब जब भी हमारी सॉर्टिंग का प्रोसीजर चल रहा होता है, उस प्रोसीजर के चलने के दौरान जो भी डेटा सॉर्ट होगा, जैसे हमने पहले जैसे क्या होता है सॉर्टिंग में क्या होता है, हम डेटा का कंपैरिजन वगैरह करते हैं, तो हमें टेम्परेरी वेरिएबल्स को स्टोर कराना पड़ता है ना। तो वो जितनी भी प्रोसीजर के अंदर जितनी भी हमें स्टोर करना पड़ती है चीजों को, डेटा को सॉर्ट करने के टाइम पे, वो सारी मेमोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर ही वो क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है सॉर्टिंग प्रोसेस के दौरान। तो इस चीज को बोला जाता है हमारी इंटरनल सॉर्टिंग, ठीक है। कि जब भी सॉर्टिंग का प्रोसीजर चलेगा तो जितना भी डेटा हमें सॉर्ट करना है, वो जितना भी प्रोसीजर चल रहा है, जैसे कंपैरिजन होना या स्वैपिंग होना है ना, जो भी चीजें अभी बताऊंगी कि क्या क्या चीजें चलती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी कहाँ पे चल रही है, वो सारी की सारी हमारी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में चलेगी। दैट इज कॉल्ड इंटरनल सॉर्टिंग, ठीक है। इसी में हमारी नेक्स्ट टर्म है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। एक्सटर्नल का वो मतलब होता है बाहरी, यानी हमारा कोई भी चीज जो आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर से आती है। देखिए कंप्यूटर की जो बेसिक मेन मेमोरी होती है ना, उसी को हम मेन मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल की बात उसने यही कही कि जैसे अभी मैंने इंटरनल में बताया था कि जितना भी सॉर्टिंग प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के दौरान जितनी भी स्टोरेज होगी, ठीक है, वेरिएबल की स्वैपिंग, वेरिएबल का कंपैरिजन, जितने टेम्परेरी हमें वेरिएबल को स्टोर कराना होगा, वो सब कहाँ होगा, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। बेसिकली जितनी भी सॉर्टिंग हम पढ़ेंगे वो सब इंटरनल मेमोरी में ही होती है, इंटरनल सॉर्टिंग के अंदर ही आती है। लेकिन देख लेते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती क्या है। तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग में उसने बताया कि जो डेटा हमारा स्टोर होगा वो आउटसाइड मेमोरी होगा, मतलब डिस्क वगैरह पे क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है, कंप्यूटर की डिस्क वगैरह पे स्टोर होगा, ठीक है। और जो हमारा लोडेड होगी मेमोरी के अंदर, जो डेटा लोड होगा वो स्मॉल चंक्स में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जाके क्या होगा, वहां पे लोड होगा, ठीक है। ये तभी अप्लाई होती है बेसिकली एक्सटर्नल जो भी हमारा सॉर्टिंग है, वो तब अप्लाई होती है जब हमारा डेटा जो है वो मेमोरी, जो कंप्यूटर की पूरी मेमोरी है, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो भी उसके अंदर की मेमोरी है, उसके अंदर वो फिट नहीं हो पाता, ठीक है। बेसिकली जितनी भी हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे वो सारी की सारी फिट हो जाती है इंटरनल हमारी उसके अंदर, क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी के अंदर हमारी सारी की सारी चीजें फिट हो जाती है। तो हमारी जो बेसिकली सॉर्टिंग होगी वो वही होगी। 1% ऐसा होता है कि जब डेटा नहीं फिट हो पाता तो हम किस टाइप की सॉर्टिंग करते हैं, हम सॉर्टिंग करते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग। उसके लिए क्या होता है कि हमें डिस्क वगैरह मेमोरी में मतलब लगा के क्या करनी पड़ती है, उसके अंदर सॉर्टिंग मतलब डेटा को स्टोर करना पड़ता है स्मॉल चंक्स में। तो ये कहलाता है हमारी एक्सटर्नल सॉर्टिंग। करी थी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग के बारे में। तो इंटरनल सॉर्टिंग बेसिकली बस इतनी सी बात है कि अगर जब भी सॉर्टिंग का प्रोसीजर चल रहा है उस दौरान अगर डेटा हमारी मेमोरी के कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, तो वो प्रोसीजर कहलाता है इंटरनल सॉर्टिंग। और अगर हमें कोई भी डिस्क वगैरह लगा के स्मॉल चंक्स में डेटा को वहां स्टोर कराना पड़ता है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग के बाद में अब देखते हैं कि इन प्लेस और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग होती क्या है। ये इंटरव्यू में कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। देखिए अगर सॉर्टिंग एल्गोरिथम कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें सॉर्टिंग में दो काम करने पड़ते हैं। पहला काम हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जैसे 8 है, 4 है, 9 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो डेटा आइटम का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और अगर कोई भी छोटा आइटम जैसे बाद में होता है, जैसे 4 बाद में है, तो हम 4 को पहले ला देंगे और 8 को यहाँ ला देंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, स्वैपिंग परफॉर्म होगी, यानी फर्स्ट क्या होगा, कंपैरिजन होगा, और सेकेंडली क्या होगी, हमारी स्वैपिंग होगी। तो इन सबको डेटा को स्टोर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है वेरिएबल की, ठीक है। तो कई बार सॉर्टिंग एल्गोरिथम को क्या होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वेरिएबल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे a इज इक्वल टू हमारे पास में 10 है, तो ये हमारी वैल्यू है। और जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होती है उन्हें हम क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं उन वैल्यूज को, क्योंकि हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देते। हमें वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं जो होल्ड करते हैं हमारी क्या वैल्यूज को, ठीक है, होल्ड करते हैं या उन्हें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब पहली बात है, इन प्लेस होता है अपनी ही जगह पर,
ठीक है। तो एक टाइप से इंटरनल वाली बात ही आ जाती है, यानी जो एल्गोरिदम को रिक्वायर्ड नहीं होती एक्स्ट्रा स्पेस की सॉर्टिंग के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, इन प्लेस सॉर्टिंग बोला जाता है। मतलब वो एल्गोरिदम जिसे रिक्वायरमेंट नहीं है एक्स्ट्रा स्पेस की कंपैरिजन के लिए या फिर टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, डेटा के लिए, ठीक है, मतलब किसी भी स्टोरेज के लिए उसे एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस चीज को बोला जाता है इन प्लेस सॉर्टिंग। जैसे कि हमारी बबल सॉर्ट है, वो भी इन प्लेस सॉर्टिंग का, कई और सॉर्टिंग भी है जो इन प्लेस सॉर्टिंग का क्या है, एग्जाम्पल। चीज का जस्ट अपोजिट है हमारा नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग, यानी अगर कोई भी प्रोग्राम है उसको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितने भी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे इक्वल टू जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब जैसे अगर उसके अंदर 5 एलिमेंट है तो उसको उस 5 के जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उनसे ज़्यादा, जैसे 5 एलिमेंट है इंटीजर टाइप के हैं तो इनका टोटल स्पेस कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक इंटीजर क्या होता है 2 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर, तो इसके अंदर कितनी आ गई हमारी बाइट्स, 10 बाइट्स आ गई। अगर किसी भी एल्गोरिदम को 10 बाइट से ज़्यादा का स्पेस मतलब चाहिए सॉर्टिंग करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। तो इसके अंदर आता है हमारा मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो आपको समझ आया कि क्या होता है इंटरनल, एक्सटर्नल क्या होता है, इन प्लेस, और हमारा क्या है नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो अगर जितने भी हमारे जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं, लाइक जितनी मेमोरी में वो स्टोर हो रहे हैं, उस मेमोरी से ज्यादा अगर हमें स्पेस चाहिए सॉर्टिंग के प्रोसेसर को कंप्लीट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग, ठीक है। टर्मिनोलॉजी आती है, वो आती है हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सॉर्टिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर तरीके से परफॉर्म की जाती है। वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या फिर किस में होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब अगर जो भी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है वो एक बढ़ते हुए क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 3 4 6 7 8 9, मतलब क्या होगा, पहले छोटी आइटम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी हमारी डेटा आइटम्स आएगी। इस अगर हमारे मैनर में होंगी चीजें तो वो क्या होंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी क्या होगी, सॉर्टिंग कहलाएगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर हमारी जो वैल्यूज है सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसे वैल्यूज आती हैं तो उसे घटता हुआ क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि 9 8 6 4 3 2 1, इस टाइप से हमारे क्या होंगी, डेटा आइटम्स आएंगी, कुछ इस मैनर में आएगी, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इस टाइप से कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, जितनी भी हमें वैल्यूज गिवन हो उनमें से, ठीक है। तो दैट ऑर्डर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा जो मैनर है वो दो ही जो हमारा मतलब सॉर्टिंग होती है पर्टिकुलर एक मैनर में, वो दो ही ऑर्डर में होती है, दो ही मैनर में होती है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो यूज की गई है वो है अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम। जैसा नाम है वैसा ही काम है। देखिए, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम को तब अडेप्टिव कहा जाएगा जब, जैसे अगर हमारे पास पहले से ही सॉर्टेड एलिमेंट है, लिस्ट के अंदर हमारे पास पहले से ही सॉर्टेड एलिमेंट है, तो वो उसके एडवांटेज ले, मतलब वो फोर्स ना करे एलिमेंट को कि बार बार वो अपने एल्गोरिथम को पूरी की पूरी अप्लाई करके सॉर्टेड एल्गोरिथम मतलब सॉर्टेड एलिमेंट के ऊपर भी वो अप्लाई करके बार बार उन्हें रीऑर्डर करने के लिए फोर्स नहीं करती है। अगर उसे दिखता है कि 4 और 8 जैसे है और वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वो अपने पूरे प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करेगी, वहीं से कंपैरिजन करके छोड़ देगी उन्हें, ठीक है। और सेकंड जो हमारी नॉन एडेप्टिव एल्गोरिथम होती है, ठीक है, वो एडवांटेज नहीं लेती है एलिमेंट के सॉर्टेड होने का। वो क्या करती है, हर एलिमेंट को फोर्स करती है कि वो रीऑर्डर हो, जिससे कि वो कंफर्म कर ले कि उनमें वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। अभी ये चीज आपको हो सकता है नहीं समझ में आई हो, ठीक है। जब अभी मैं आपको एल्गोरिथम बताऊंगी तो पर्टिकुलर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगी, कौन एल्गोरिथम कितना टाइम लेती है, कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कंपैरिजन वगैरह मतलब करते हैं, और साथ ही साथ ये बताऊंगी कौन से एल्गोरिथम ऐसी है जो एडेप्टिव है, नॉन एडेप्टिव है, इन प्लेस है, नॉट इन प्लेस है, इंटरनल सॉर्टिंग उसमें होती है या फिर एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती है। तो वहां पे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप बस अभी एक बात अपने माइंड में लेकर रखो कि अगर कोई एल्गोरिथम है वो लिस्ट के अंदर जितने भी सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं उन सब के बेनिफिट को लेती है, उन्हें दोबारा सॉर्ट करने की कोशिश नहीं करती है। अगर उसे दिखता है वो कंपैरिजन करती है कि अगर एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, तो वो उसे अपने अकाउंट में ले लेती है, यानी अपने उस अपने आप को मतलब काउंटर को आगे इंक्रीज कर देती है, उन्हें रीऑर्डर करने के लिए कोई भी ट्राई नहीं करती है। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट दूसरी एल्गोरिथम क्या करती है, उसे कोई मतलब नहीं है कि पहले से सॉर्टेड है या नहीं है, वो हर एक के ऊपर अपनी
पूरी की पूरी एल्गोरिथम को अप्लाई करती है, ठीक है, और रीऑर्डर करने की कोशिश करती है कंफर्म करने के लिए कि वो सॉर्टेड है या नहीं है। सो दिस टू टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स आर कॉल्ड एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज स्टेबल एंड नॉट स्टेबल सॉर्टिंग। स्टेबल का मतलब होता है स्थित कोई भी चीज हो, फिक्स हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल। और कोई चीज अगर फिक्स नहीं है, किसी का ऑर्डर की बात हो सकती है, वो किसी भी टाइप की चीज अगर फिक्स नहीं है, उनका इंडेक्स मान लो, आप ऑर्डर मान लो, तो दैट इज कॉल्ड हमारी क्या, नॉट स्टेबल सॉर्टिंग। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको स्टेबल सॉर्टिंग के बारे में। इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी ताकि आपको ये बहुत इजीली समझ। अगर कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या करती है कि जैसा सॉर्टिंग से पहले, क्योंकि अनसॉर्टेड डेटा था, ये सॉर्टेड डेटा है, सॉर्टिंग से पहले जो भी डुप्लीकेट यानी कॉपी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे क्या है 26 तो उनका जो भी सीक्वेंस है उसे एज इट इज लगती है जैसा वो बिफोर था, उसका सीक्वेंस वैसा ही आफ्टर सॉर्टिंग रहता है। मतलब कि सॉर्टिंग से पहले और सॉर्टिंग के बाद में जो उनका क्रम था, जो पहले 26 आ रहा था वही पहले आ रहा है, और जो दूसरा 26 आ रहा है वही दूसरा आ रहा है, अगर सीक्वेंस सेम ही रहता है, ठीक है, तो इस टाइप की सॉर्टिंग को बोला जाता है स्टेबल सॉर्टिंग। ये जहाँ पे होता है, जहाँ पे कॉपी एलिमेंट यानी डुप्लीकेट एलिमेंट आते हैं, वहाँ पे ये चीज़ होती है, ठीक है। यानी इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम आफ्टर सॉर्टिंग जो कंटेंट्स हैं वो अपने सीक्वेंस को, क्रम को उसी क्रम में रखे हुए हैं जैसा वो सॉर्टिंग से पहले था, तो इस टाइप की चीज को क्या कहते हैं, हम स्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं। सेकेंड टाइप की सॉर्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, अनस्टेबल सॉर्टिंग। तो इसमें वही है कि अगर हमारा दो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है, तो अब हमारे उसकी सॉर्टिंग जब हुई है, तो जो सेकंड नंबर वाला एलिमेंट है उसे हम पहले ले आए हैं, जो फर्स्ट नंबर वाला था उसे हम सेकंड नंबर पे ले आए हैं, यानी जो उनका सीक्वेंस है वो बिफोर सॉर्टिंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स का, ठीक है, सिर्फ डुप्लीकेट एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है। बिफोर और आफ्टर में जो उनका सीक्वेंस है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, यानी उनका क्रम जो है वो स्टेबल यानी फिक्स नहीं है। तो इस टाइप की सॉर्टिंग को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप की सॉर्टिंग और हो गई है, स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग। स्टेबल वो जहां पे जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स है उनका जो क्रम सॉर्टिंग से पहले था वही क्रम क्या है, सॉर्टिंग के बाद में भी आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हमारा स्टेबल सॉर्टिंग एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग। जो हमारी स्टेबिलिटी होती है एल्गोरिदम की, मतलब ये जो स्टेबल सॉर्टिंग और अनस्टेबल सॉर्टिंग है, ये कहाँ पे काम आती है जी, वहां पे काम आती है जहां हमें क्या जरूरत होती है, हमें सीक्वेंस, ओरिजिनल जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबके सीक्वेंस को मेंटेन करने की जरूरत होती है। उस जगह पे स्टेबिलिटी हमारी क्या होती है, काम आती है। जो स्टेबल अभी मैंने बताया सॉर्टिंग ना, वो वहां पे काम आती है। मतलब जो चीज हम चाहते हैं ना, कि जैसे वो वाली बात होती है, फीफो वाली बात की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी अगर डुप्लीकेसी में भी, ठीक है, अगर डुप्लीकेसी में भी जो एलिमेंट पहले आ रहा है वही एलिमेंट हमारा मतलब आफ्टर सॉर्टिंग भी आए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, स्टेबिलिटी कहलाती है। ये उस टाइम पे हमें जरूरत होती है जब हम अपने ओरिजिनल एलिमेंट्स के सीक्वेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। जब अभी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम वगैरह पढ़ेंगे ना, तब आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। अभी मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ताकि जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो टेक्निकल वर्ड यूज होते हैं, वो हमें पता हो एटलीस्ट कि क्या क्या चीजें आए। तो आज के लेक्चर में हमने जो कवर किया है वो कवर किया है कि सॉर्टिंग होती क्या है, ठीक है। उसके बाद उसकी नीड या एडवांटेज हमने पढ़ी कि हमें क्यों जरूरत थी उसकी। फिर हमने कई टाइप की सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा, इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ा, इन प्लेस नॉट इन प्लेस पढ़ा, एडेप्टिव नॉन एडेप्टिव, और लास्ट में हमने पढ़ा स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम अपनी पहली सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बाकी क्या उसकी एडवांटेज है, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या उसमें डिसएडवांटेज आई जिसकी वजह से हमें नई सॉर्टिंग को इन्वेंट करना पड़ा, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे। Thank you for watching. I hope you all liked the video. Please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.